एक बात बताओ मुझे, तुमने कितनी बार खुद से कहा है कि मुझसे नहीं होगा? कितनी बार तुमने किसी चीज को ट्राई करने से पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है? और कितनी बार तुमने किसी और को वो काम करते देखा और सोचा कि उसके पास कुछ स्पेशल है जो मेरे पास नहीं है? अगर तुमने ये किया है तो तुम अकेले नहीं हो। दुनिया के 99% लोग यही करते हैं। लेकिन एक आदमी था जिसने ये करने से साफ इनकार कर दिया। उसने हर उस लिमिट को तोड़ा जो दुनिया ने उस पर लगाई, जो सोसाइटी ने उस पर लगाई, जो उसके अपने इंडस्ट्री ने उस पर लगाई। और उसने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फिजिकली सुपर ह्यूमन था। उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसने मेंटली एक डिसीजन लिया था कि मैं किसी बॉक्स में फिट नहीं होऊंगा। उस आदमी का नाम था ब्रूस ली। और आज मैं तुम्हें उसकी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, आज मैं तुम्हें उसकी साइकोलॉजी समझाऊंगा। वो माइंडसेट जिसने एक ऑर्डिनरी लड़के को लेजेंड बना दिया। देखो, ब्रूस ली की जिंदगी को अगर सरफेस लेवल पर देखो तो लगता है कि बस एक मार्शल आर्टिस्ट था जिसने कुछ मूवीज की और फेमस हो गया। लेकिन अगर तुम थोड़ा गहराई में जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि इस आदमी की जिंदगी उन लिमिटेशन से भरी पड़ी थी जो किसी को भी तोड़ सकती थी। ब्रूस ली 1940 में सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ, लेकिन बड़ा हांगकांग में हुआ। और जब वो टीनेजर था तो वो स्ट्रीट्स पर लड़ाइयां करता था। उसकी फैमिली ने उसे वापस अमेरिका भेज दिया ताकि वो ट्रबल से बचे। सोचो, एक चाइनीज लड़का 1960s के अमेरिका में, जहां रेसिज्म इतना डीप था कि एशियन लोगों को तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ह्यूमन बीइंग्स की तरह दिखाया तक नहीं जाता था। हॉलीवुड में एशियन लोगों के लिए बस 2 रोल्स होते थे, या तो विलन बनो या किसी का सर्वेंट बनो। और इसी माहौल में ब्रूस ली ने डिसाइड किया कि मैं इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाऊंगा। अब यहां रुको और सोचो, ये कोई छोटा डिसीजन नहीं था। ये एक ऐसा डिसीजन था जो हर लॉजिकल सेंस में स्टूपिड लगता था। कोई भी रीजनेबल इंसान कहता कि भाई, सिस्टम तेरे अगेंस्ट है, कल्चर तेरे अगेंस्ट है, लोगों की परसेप्शन तेरे अगेंस्ट है, कुछ और कर ले। लेकिन ब्रूस ली ने एक काम किया जो ज्यादातर लोग नहीं करते। उसने बाहर की रियलिटी को अपने अंदर की बिलीफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनने दिया। और यहीं पर असली साइकोलॉजी शुरू होती है। देखो, हम सब लिमिटेशंस के साथ जीते हैं। कुछ लिमिटेशंस रियल होती हैं और कुछ फैब्रिकेटेड। रियल लिमिटेशन ये है कि तुम बिना पंखों के उड़ नहीं सकते, लेकिन फैब्रिकेटेड लिमिटेशन ये है कि तुम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बदल नहीं सकते, या तुम उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते जो तुम्हें पसंद है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन रियल और फैब्रिकेटेड लिमिटेशंस में फर्क नहीं कर पाता। जब कोई तुमसे बार बार कहे कि तुमसे नहीं होगा, जब सोसाइटी बार बार सिग्नल दे कि तुम्हारी जगह यहां नहीं है, तो तुम्हारा ब्रेन उस मैसेज को फैक्ट की तरह स्टोर कर लेता है और फिर तुम उस फैक्ट के हिसाब से डिसीजंस लेने लगते हो। ये वो ट्रैप है जिसमें करोड़ों लोग फंसे हुए हैं और उन्हें पता भी नहीं है। ब्रूस ली इस ट्रैप को समझता था। उसने कहा था कि इफ यू ऑलवेज पुट लिमिट्स ऑन एवरीथिंग यू डू, फिजिकल और एनीथिंग एल्स, इट विल स्प्रेड इनटू योर वर्क एंड इनटू योर लाइफ। देयर आर नो लिमिट्स, देयर आर ओनली प्लेटोज, एंड यू मस्ट नॉट स्टे देयर, यू मस्ट गो बियॉन्ड देम। ये सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। ब्रूस ली कह रहा है कि लिमिटेशन एक वायरस की तरह काम करती है। अगर तुमने एक एरिया में एक्सेप्ट कर लिया कि मुझसे नहीं होगा, तो वो एक्सेप्टेंस धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ में फैल जाएगी। तुम जिम में भी सेटल करने लगोगे, रिलेशनशिप्स में भी सेटल करने लगोगे, करियर में भी सेटल करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक पैटर्न बना लेता है कि लिमिटेशन एक्सेप्ट करना नॉर्मल है। अब सवाल यह है कि ब्रूस ली ने यह पैटर्न कैसे तोड़ा, और इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स को चैलेंज किया। उस जमाने में मार्शल आर्ट्स बहुत रिजिड था। हर स्टाइल का अपना फिक्स्ड सिस्टम था। विंग चन अलग, कराटे अलग, जूडो अलग, और हर मास्टर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता था कि बस यही सही तरीका है, बाकी सब गलत है। ब्रूस ली ने इस पूरी थिंकिंग को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि कोई एक स्टाइल कंप्लीट नहीं है, हर स्टाइल में कुछ अच्छा है और कुछ लिमिटेड है, तो मैं क्यों किसी एक स्टाइल में बंधूं। और इसी सोच से उसने जीट कुने डो बनाया, जिसका लिटरल मीनिंग है द वे ऑफ द इंटरसेप्टिंग फिस्ट। लेकिन जीट कुने डो कोई फिक्स्ड मार्शल आर्ट नहीं थी, ये एक फिलॉसफी थी। ब्रूस ली ने कहा कि अब्सॉर्ब व्हाट इज यूजफुल, डिस्कार्ड व्हाट इज यूजलेस एंड ऐड व्हाट इज स्पेसिफिकली योर ओन। ये सिर्फ फाइटिंग के बारे में नहीं था, ये लाइफ के बारे में था। वो कह रहा था कि दुनिया तुम्हें बॉक्सेस में डालने की कोशिश करेगी, लोग तुम्हें लेबल्स देंगे,
सिस्टम तुमसे कहेगा कि तुम बस इतने हो, लेकिन तुम्हारा काम है कि हर जगह से सीखो, जो काम का है वो रखो, जो बेकार है वो छोड़ दो और अपना कुछ ओरिजिनल ऐड करो। यही ब्रूस ली का एंटी लिमिटेशन माइंडसेट था। वो किसी और की कॉपी नहीं बनना चाहता था, वो अपनी ओरिजिनल वर्जन बनना चाहता था। और इसीलिए उसने वो अचीव किया जो उससे पहले किसी एशियन पर्सन ने हॉलीवुड में अचीव नहीं किया था। लेकिन यहां एक और बात समझनी जरूरी है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। ब्रूस ली सिर्फ मेंटली स्ट्रांग नहीं था, वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को डेली प्रैक्टिस में कन्वर्ट करता था। वो रोज ट्रेन करता था, रोज पढ़ता था, रोज अपने आप को चैलेंज करता था। उसकी पर्सनल लाइब्रेरी में 2500 से ज्यादा बुक्स थीं। ये आदमी फिलॉसफी पढ़ता था, साइकोलॉजी पढ़ता था, बॉक्सिंग स्टडी करता था, फेंसिंग स्टडी करता था। वो हर जगह से नॉलेज अब्सॉर्ब कर रहा था। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सेल्फ बिलीफ मतलब बस पॉजिटिव थिंकिंग, बस सोचते रहो कि मैं कर सकता हूं और हो जाएगा। लेकिन ब्रूस ली ने दिखाया कि सेल्फ बिलीफ विदाउट एक्शन मीनिंगलेस है। बिलीफ तुम्हें डायरेक्शन देती है, लेकिन एक्शन तुम्हें रिजल्ट्स देता है। दोनों साथ चाहिए। अब यहां से ब्रूस ली की स्टोरी का वो चैप्टर शुरू होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे कम लोगों को पता है। 1964 में ब्रूस ली ने एक काम किया जिसने पूरी मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी को हिला दिया। उसने ओपनली चैलेंज किया ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स मास्टर्स को। उसने कहा कि ये जो तुम फिक्स्ड फॉर्म्स और रिजिड टेक्निक्स सिखा रहे हो, ये रियल फाइट में काम नहीं करती। और इस बात पर उसका एक फेमस फाइट हुआ वोंग जैकमैन के साथ। अब इस फाइट के डिटेल्स को लेकर बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन एक बात पर सब अग्री करते हैं कि ब्रूस ली ने वो फाइट जीती। लेकिन जीतने के बाद भी वो सैटिस्फाइड नहीं था। उसने कहा कि मुझे इस फाइट को जीतने में जितना टाइम लगा वो बहुत ज्यादा था। मतलब ये आदमी फाइट जीतकर भी अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं था। और यही माइंडसेट उसे बाकी लोगों से अलग करती थी। ज्यादातर लोग जीतने के बाद सेलिब्रेट करते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं। ब्रूस ली जीतने के बाद और ज्यादा हंग्री हो जाता था। उसके लिए जीत एक डेस्टिनेशन नहीं थी, जीत एक फीडबैक था कि अभी और काम करना बाकी है। फिर आया 1966 और ब्रूस ली को हॉलीवुड में एक मौका मिला, ग्रीन हॉर्नेट नाम का टीवी शो, जिसमें उसने कैटो का रोल किया। और ब्रूस ली ने उस रोल में ऐसी मार्शल आर्ट्स दिखाई जो अमेरिकन ऑडियंस ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो इतना फास्ट था कि कैमरास उसकी मूव्स कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। उन्हें एक्चुअली ब्रूस ली से कहना पड़ा कि प्लीज धीरे मारो, क्योंकि कैमरा तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा। सोचो कितना इनक्रेडिबल है ये। लेकिन यहां पर हॉलीवुड ने वो किया जो हॉलीवुड हमेशा से करता आया है। शो कैंसिल हो गया एक सीजन के बाद और ब्रूस ली को बताया गया कि अमेरिकन ऑडियंस एक एशियन लीडिंग मैन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक एशियन आदमी हीरो नहीं बन सकता। तुम साइडकिक बन सकते हो, तुम विलेन बन सकते हो, लेकिन लीडिंग मैन नहीं। अब जरा इमेजिन करो उस मोमेंट को। तुमने अपनी पूरी जान लगा दी, तुमने ऐसा परफॉर्मेंस दिया जो लोगों का दिमाग हिला दे, और फिर भी तुम्हें रिजेक्ट किया जा रहा है, तुम्हारी स्किल की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे चेहरे की वजह से, तुम्हारी रेस की वजह से। ज्यादातर लोग यहां टूट जाते। ज्यादातर लोग कहते कि शायद वो सही कह रहे हैं, शायद मेरे लिए ये नहीं है। लेकिन ब्रूस ली ने कुछ और किया। उसने कहा ठीक है, अगर हॉलीवुड मुझे चांस नहीं देगा तो मैं हांगकांग जाऊंगा और वहां ऐसी मूवीज बनाऊंगा कि हॉलीवुड को मेरे पास आना पड़ेगा। और यही हुआ। ब्रूस ली हांगकांग गया और द बिग बॉस बनाई। उस मूवी ने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर फिस्ट ऑफ फ्यूरी आई, फिर वे ऑफ द ड्रैगन आई, जिसमें उसने चक नॉरिस के साथ वो आइकॉनिक कोलोसियम फाइट सीन किया। हर मूवी पिछली से बड़ी हिट हुई और हॉलीवुड जिसने उसे रिजेक्ट किया था वो अब उसके पीछे भाग रहा था। एंटर द ड्रैगन बनी, जो ब्रूस ली की सबसे फेमस मूवी है और जिसने उसे ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया। इस आदमी ने सिस्टम को नहीं बदला, इसने सिस्टम को मजबूर किया कि वो बदले। और ये तब पॉसिबल हुआ जब उसने रिजेक्शन को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। लेकिन अभी एक और चैप्टर बाकी है जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1970 में ब्रूस ली के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जो किसी भी फाइटर का करियर परमानेंटली खत्म कर सकता था। वो वेट ट्रेनिंग कर रहा था और उसकी लोअर बैक में सीवियर इंजरी हो गई, 4th sacral nerve डैमेज। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम शायद दोबारा कभी मार्शल आर्ट्स नहीं कर पाओगे। कुछ डॉक्टर्स ने तो ये तक कहा कि तुम्हें बाकी की जिंदगी बेड पर ही गुजारनी पड़ सकती है। अब ये सुनो ध्यान से। एक मार्शल आर्टिस्ट जिसकी पूरी आइडेंटिटी उसके बॉडी और मूवमेंट पर बिल्ट है, उसे बताया जा रहा है कि तुम दोबारा कभी किक नहीं मार पाओगे। ये सिर्फ फिजिकल पेन नहीं थी, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी। तुम कौन हो
अगर वो चीज छिन जाए जो तुम्हें डिफाइन करती है। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पर मेंटली गिव अप कर देते हैं। शरीर रिकवर भी कर सकता है, लेकिन अगर दिमाग ने हार मान ली तो शरीर कभी नहीं उठेगा। ब्रूस ली ने बेड पर लेटे लेटे अपनी मार्शल आर्ट्स फिलॉसफी लिखनी शुरू कर दी। उसने ताओ ऑफ जीट कुने डो की नोट्स कंपाइल करना शुरू किया। वो फिजिकली जमीन पर था, लेकिन मेंटली उसने एक मोमेंट के लिए भी खुद को लिमिटेड नहीं माना, और 6 महीने के अंदर वो वापस ट्रेनिंग कर रहा था। डॉक्टर्स ने कहा था इम्पॉसिबल है। ब्रूस ली ने कहा वॉच मी। और यही वो पॉइंट है जो मैं चाहता हूं कि तुम डीपली समझो। सेल्फ बिलीफ कोई मैजिक नहीं है। सेल्फ बिलीफ एक डेली चॉइस है जो तुम तब भी करते हो जब सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट हो। जब डॉक्टर्स कहे नहीं हो सकता, जब इंडस्ट्री कहे तुम्हारी जगह नहीं है, जब तुम्हारा अपना शरीर कहे अब बस। उस मोमेंट में भी अगर तुम्हारे अंदर कोई आवाज है जो कह रही है कि नहीं मैं अभी रुकने वाला नहीं हूं, तो वो आवाज तुम्हारी सेल्फ बिलीफ है। और ब्रूस ली की पूरी जिंदगी इसी आवाज का प्रूफ है। अब मैं तुमसे डायरेक्टली बात करता हूं। तुम्हारी जिंदगी में भी लिमिट्स हैं, कुछ रियल हैं, बहुत सारी फैब्रिकेटेड हैं। तुम्हें किसी ने कहा होगा कि तुम्हारी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, इसलिए तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। किसी ने कहा होगा कि तुम्हारी एज ज्यादा हो गई है, अब नया कुछ शुरू करने का टाइम नहीं है। किसी ने कहा होगा कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, टैलेंट नहीं है। और हो सकता है कि तुमने वो बातें इतनी बार सुनी हैं कि अब तुम खुद भी उन पर बिलीव करने लगे हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आज ब्रूस ली की जिंदगी से एक ही चीज सीखो, वो ये कि लिमिटेशन तब तक रियल नहीं होती जब तक तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जिस मोमेंट तुम कहते हो हाँ ये मेरी लिमिट है, उसी मोमेंट तुमने अपने लिए एक सीलिंग बना ली, और फिर तुम उस सीलिंग के नीचे पूरी जिंदगी गुजार देते हो ये सोचकर कि शायद इतना ही मेरे नसीब में है। ब्रूस ली ने कोई सीलिंग एक्सेप्ट नहीं की। उसने कहा था आई एम नॉट इन दिस वर्ल्ड टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू आर नॉट इन दिस वर्ल्ड टू लिव अप टू माइन। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। वो कह रहा है कि दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी लिमिट्स नहीं है। दूसरे लोग तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं वो तुम्हारी रियलिटी नहीं है। तुम्हारी रियलिटी वो है जो तुम खुद डिसाइड करते हो। ब्रूस ली सिर्फ 32 साल जिया, 32 साल, लेकिन उन 32 सालों में उसने वो इम्पैक्ट छोड़ा जो 100 साल जीने वाले लोग भी नहीं छोड़ पाते। और उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसने क्वांटिटी ऑफ लाइफ को नहीं बल्कि इंटेंसिटी ऑफ लाइफ को चूज किया। उसने हर दिन को ऐसे जिया जैसे वो उसका आखिरी दिन हो। उसने कहा था द की टू इमॉर्टैलिटी इज फर्स्ट लिविंग अ लाइफ वर्थ रिमेंबरिंग। और आज उसे गए 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन दुनिया का हर मार्शल आर्टिस्ट, हर एथलीट, हर क्रिएटिव पर्सन उसका नाम जानता है, क्योंकि उसने खुद को लिमिट करने से इनकार कर दिया था। तो अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखी है तो मैं ऑनेस्टली कहूंगा तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस नहीं देखते। तुम कुछ समझना चाहते हो, कुछ बदलना चाहते हो, तो आज से एक काम करो। जो भी लिमिटेशन तुमने अपने ऊपर लगा रखी है उसे क्वेश्चन करो। पूछो कि ये लिमिटेशन रियल है या किसी और ने मुझे दी है, और अगर वो फैब्रिकेटेड है तो उसे छोड़ दो। ब्रूस ली ने कहा था बी वाटर माय फ्रेंड। पानी किसी शेप में परमानेंटली नहीं रहता, वो अडेप्ट करता है, फ्लो करता है, और जरूरत पड़ने पर पत्थर भी तोड़ देता है। तुम्हें भी वही बनना है, फ्लूइड, अडेप्टेबल और अनस्टॉपेबल। अपना ख्याल रखो, अपनी बिलीफ का ख्याल रखो, और याद रखो कि तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिट वो है जो तुमने खुद एक्सेप्ट की है। उसे तोड़ो और देखो जिंदगी कैसे बदलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।